नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शौर्य पथ और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर डी.एस. त्रिपाठी सर। सर बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बस बिल्कुल ठीक हैं, जैसे हमारे दर्शक हैं उनके उनके साथ ही हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पॉल्यूशन का आनंद ले रहे हैं। कम होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। जिस चीज़ के कम होने का इंतजार पूरे विश्व को है वो लगातार बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की। 1000 दिन उसके पूरे हो गए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूक्रेन ने अमेरिका से इजाज़त मिलने के बाद जो मिसाइलें थीं उसको रूस पे दागा है, उसके बाद से रूस बौखला गया है। बिल्कुल। अब पुतिन किस तरीके से जवाब देते हैं इसको लेकर पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन अपनी रणनीति में कोई बदलाव करने जा रहे हैं? क्या पुतिन कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? और अब अगर कोई इस एक्शन का रिएक्शन होता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल अंकित, हमने पहले इस पर बात की थी, जहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा। 1001 दिन आज हो गया इस पर, और दुनिया तो ज़रूर देख रही है। ख़ास करके हमने पहले भी कहा था कि जो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है उसको देख करके आप देखिए पूरा यूरोप और जेलेंस्की तो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें, कैसे करें। और काफ़ी महीनों से, देखिए महीनों का मैं कह रहा हूँ, साल से जेलेंस्की कहते आ रहे थे कि उनको अमेरिका परमिशन दे कि जो उनके वेपन्स हैं, हथियार, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनको इस्तेमाल करे रूस के अंदर। क्योंकि अभी तक यही था कि जो यूक्रेन के इलाके हैं जिनमें रूस है, आ चुका है, अंदर घुस चुका है, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूस के अंदर नहीं कर सकते। और इसलिए रूस के अंदर के लिए ये अपने बनाए हुए ड्रोन्स, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी उन्होंने ली थी नाटो से, लेकिन अपने यहाँ बनाया, सस्ते बनाए, अच्छे बनाए, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया रूस के अंदर, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कर्स्क का ऑपरेशन किया कि शायद अंदर घुस जाएंगे तो रूस अपनी फ़ौज यहाँ से हटा लेगा और इनको जो है फ़र्क पड़ेगा उससे यूक्रेन को, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और हम लोगों ने पहले ये बात की थी, दर्शकों को बताया भी था 4 महीने पहले से, कि पुतिन रुकेंगे नहीं। पुतिन जो एम लेके चल रहे हैं, उनको पता है कि रूस कर्स्क में आ गया, इसको हम देख लेंगे, ये हमारे अंदर है, हम बाद में देख लेंगे। और वो जो है अभी भी देखिए डोनबास के रीजन में, वो खार्किव का इलाका है, ज़पोरिज़िया का इलाका है, वहाँ पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और कई इलाके उन्होंने, मतलब पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 1500 से स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया उन्होंने ले लिया है, जो कि अभी न्यूज़ में ये सारा नहीं आया है। और पहले ये हो रहा था कि 18%, अब वेस्टर्न जो न्यूज़ है वही कह रही है कि 20% इलाका उन्होंने कब्जा कर रखा है यूक्रेन का, और वो इलाका जो इनके लिए ज़रूरी है। तो पुतिन तो अपने एम उनको क्लियर है, वो चले जा रहे हैं, वो परवाह नहीं कर रहे हैं कि कर्स्क में या बाकी जगह यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन के हमले देखिए, पहले क्रीमिया में जो इतने होते थे वो कितने कम हो गए हैं, क्योंकि क्रीमिया में भी अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। एयर डिफेंस, इन्होंने पुतिन ने अपनी, रूस ने मजबूत कर ली है, तो ये बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली जाते हुए जो बाइडन ने इनको दे दिया है परमिशन, वो भी देखिए उन्होंने इस पर दिया, इन्होंने ये बताया, यूक्रेन ने, जेलेंस्की का ही स्टेटमेंट था कि तकरीबन 50,000 सैनिकों के साथ, जिसमें काफ़ी 10,000 से ज़्यादा नॉर्थ कोरियंस हैं, उनको लेकर के कर्स्क में इनकी सेना पर रूस अटैक कर रहा है। इसको लेकर के और कहा यह गया कि उन इलाके में इस्तेमाल करने के लिए ये मिसाइल का, खास करके कौन सी मिसाइल, एक ही है इनके पास मेन, ATACM, जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिसकी दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर की है, वो दिया है परमिशन अमेरिका ने ये इस्तेमाल करने के लिए। और अभी ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने अभी नहीं दी है, जिनके स्टॉर्म शैडो मिसाइल है वो भी तकरीबन उतनी ही है, और उसकी परमिशन शायद वो अब देंगे, अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन। बट फ्रांस को ये लग रहा है कि अगर हम करेंगे, पुतिन फिर कुछ अपना वही स्टैंड ले लिए कि भाई ये तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है और वो नज़दीक है, तो वहाँ कुछ कर सकते हैं, तो उनको भी सोचना पड़ रहा है। फ्रांस थोड़ा सा डिप्लोमेट भी रहा है। जी हाँ, फ्रांस तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए आज की तारीख में हंगरी तो पहले ही से बोल रहा है
कि भाई ये बंद होना चाहिए, ज़बरदस्ती हम इतने पैसे इनको दिए जा रहे हैं, इतने हथियार दे रहे हैं जेलेंस्की को, और फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, उससे नुकसान ही हो रहा है। तो ये चीज़ें इनके यूरोप के माइंडसेट में आ गई हैं। दूसरी चीज़, अभी तक अमेरिका ने हमने पहले भी कहा था कि तकरीबन $175 बिलियन का बजट उन्होंने रखा है यूक्रेन के डिफेंस और बाकी चीज़ों के लिए। काफ़ी कुछ आ चुका है, 170 या 71 बिलियन डॉलर तो आ भी चुका है, खर्च भी हो गया है। पुतिन तो बहुत क्लियर है इस मामले में। नाटो के लिए उन्होंने बोला था, आपको याद है पिछले टेन्योर में, कि हमारा पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है, उनको अपने डिफेंस पर उनको खर्च करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। वो 1% कर रहे हैं, हम अपने यहाँ से 4-5-6% कर जो जीडीपी का है वो 1% जीडीपी का कर रहे हैं, हम 5-6% कर रहे हैं। अब जो है नाटो को भी लग गया है कि भाई हमें तो अपना देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कुछ आ रही हैं जो कि इस युद्ध पर ज़रूर असर डालेंगी। और यूक्रेन देखिए एक तरह से अभी रेसिस्टेंस पर है, मतलब प्रतिरोध कर रहा है। वो अटैक नहीं कर पा रहा है, प्रतिरोध रोक रहा है, रेसिस्टेंस करेगी, रेसिस्ट कर रहा है रूस की फौजों का। और जहाँ तक रूस का सवाल है, पुतिन का, वो अपने दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा क्या काफ़ी डिफरेंस है, और ये नज़र आ रहा है कि यूक्रेन ये कितना रोकेंगे। कुछ हद तक तो कर लेंगे, बट बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अभी जो है पुतिन ने तो सोच रखा है किसी भी तरीके से जो भी इम्प्लॉय करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया लेना है अपना एम अचीव करने के लिए, वो उसमें चल रहे हैं। अभी देखिए 19 तारीख को संडे को उन्होंने सबसे ज़्यादा, मतलब 1000वें दिन मिसाइल और ड्रोन्स उन्होंने फायर किया और बहुत नुकसान किया उन्होंने। इसमें 40 से ज़्यादा तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और मैक्सिमम टारगेट इनका एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इनके ऊपर नुकसान हो रहा है। काफ़ी सिविलियंस मरे हैं इसमें। शाहिद और बाकी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, एयरक्राफ्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया, मिसाइल्स उन्होंने एयरक्राफ्ट से दागे हैं वहाँ। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए सुमी रीजन था, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हुआ है जहाँ इन्होंने टारगेट किया है, मेकोलो में, ओडेसा रीजन में। तो ये मतलब तबाही तो हो रही है वहाँ पर। और कर्स्क का जो है, अब चूँकि पहले काफ़ी बोलती थी वेस्टर्न मीडिया भी कि कर्स्क रीजन में पहुँच गए हैं, लेकिन कर्स्क में अभी क्या हो रहा है देखिए, ये हार रहे हैं। इनको मजबूरन ही इनकी सेना वापस भी नहीं आ पाएगी, मुझे लग रहा है कि वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो डबल नुकसान हुआ है, और खुद इनके देश में कहा जा रहा है ऐसी चीज़ें। तो ये लॉन्ग रेंज जो इन्होंने दे तो दिया है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा। कुछ डैमेज कर भी लेंगे। और रूस की एयर डिफेंस इतनी तेज़ है कि अगर वो इनके जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने डाउन कर दिया, तो होगा क्या? फिर तो इनका अमेरिका का ही नुकसान होगा। तो ये, हाँ, ये कर सकते हैं कि इनको एक मौका ये मिला है कि चुन करके जो इंटेलिजेंस इनसे नाटो से मिलेगी इनको, तो जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, लॉजिस्टिक्स बेसेज हैं, मिलिट्री बेसेज हैं, वहाँ पर शायद कुछ कर पाएँ डैमेज। आप देखिए F-16 का कितना ज़्यादा वो हुआ था कि F-16 2 आ गए हैं और अभी तक इनको 2 और मिलने थे, लेकिन कहीं F-16 यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। एक यूज़ हुआ था जो इन्हीं के पायलट था, लेकिन वो भी नहीं चल पाया था, क्रैश हो गया था। बट ये है कि इन्हीं के इलाके में था वो। तो 300 किलोमीटर का रेंज लेकर के बहुत कुछ मुझे नहीं लगता कि हासिल कर पाएंगे। हालांकि इन्होंने 18 तारीख को एक फायर किया है, और इसमें 225 kg का एक्सप्लोजिव जा सकता है, तो डैमेज कर सकता है। एक फायर किया था जो रूस ने कहा कि इन्होंने फायर किया और उसको गिरा दिया गया है, उसके फ्रैगमेंट से कुछ डैमेज हुआ है, ये कहना है रूस का। लेकिन यूक्रेन ने नहीं बोला है ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर वो बोल देंगे और ऑलरेडी अगर रूस का सही हो गया कि उन्होंने एयर डिफेंस से उसको डैमेज कर दिया, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अमेरिका की इसमें बेइज्जती होगी। तो ये है कि ये हार्ड ग्राउंड पर हेडक्वार्टर्स, वहाँ पर कुछ ये कर सकते हैं। और इसमें अमन अभी इसी की वजह से देखिए, जहाँ ये कुछ अटैक करते हैं, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि जेलेंस्की या यूक्रेन कुछ करते हैं ऐसी चीज़ें, तो पुतिन फिर वो गुस्से में भर के ही उसका बदला लेते हैं। और वही देखिए ब्रियांस्क रीजन में इनके उन्होंने फायर किया और बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर है। और पुतिन ने खुद बोला है कि एक तो बहुत सीरियस एस्केलेशन है
कि हम इसका जवाब देंगे। तो अगर उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, अगर वो ये कहेंगे कि लॉन्ग रेंज में अगर ये कर रहे हैं तो हम भी लॉन्ग रेंज में नाटो के जो डिपोज हैं, डायरेक्ट नाटो पर नहीं करें, वो कहेंगे ठीक पोलैंड में, फ्रांस में, कहीं भी जो डिपोज हैं जहाँ से हथियार सप्लाई हो रही है यूक्रेन को, वहाँ अगर टारगेट करने लगेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा, एस्केलेशन तो होगा ही। दूसरी चीज़ यही अगर है तो पुतिन हाइब्रिड वारफेयर में भी आगे हैं। आपको पता है, हम लोगों ने दर्शकों को बताया भी था 1 महीने पहले, रादर 2 महीने की, जो 1 महीने पहले ही, कि कई जगह, कुछ जगह पार्सल बॉम्ब्स फटे थे पूरे यूरोप में। ऐसी घटनाएं अगर होने लगी तो और मुश्किल हो जाएगा। कई जगह मॉल्स में काफ़ी विस्फोट हुए थे, तो ये चीज़ें भी करने में वो सक्षम है। तो इससे जो है आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि अभी देखिए उनको परमिशन तो मिल गई, बट कब तक यूज़ कर पाएंगे? बिल्कुल, जो बाइडन तो अभी जाते जाते उनको दे गए हैं, और कितना यूज़ कर पाएंगे? एग्जैक्टली 2 महीने में कितना यूज़ कर पाएंगे, कैसे यूज कर पाएंगे, और लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। तो ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। और हालांकि जेलेंस्की ने बोला है, अभी भी देखिए उनका स्टेटमेंट G20 में इन्होंने बोला है कि भाई पुतिन अपने आप नहीं रुकेंगे, उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। और दबाव का इनका मतलब है कि आप लॉन्ग रेंज वेपन्स दीजिए उनके ऊपर, जितना उनका नुकसान होगा तभी जो है वो रुकेंगे। तो किसी न किसी हद पर तो रुकना या उनको रोकना चाहते हैं। लेकिन हमने जैसे कहा कि जो हिस्ट्री हमने देखी इन 2 सालों में, 1000 दिन में, पुतिन पर जहां उन्होंने ज़्यादा टारगेट किया वो डबल इनका नुकसान करते हैं। तो पुतिन इस तरह से नहीं रुकेंगे। और अभी क्या, जैसे मैंने कहा कि इससे अगर जेलेंस्की समझते हैं कि सिर्फ एक मिसाइल्स कुछ ले करके और रूस के में डीप अगर ये करेंगे, वहाँ पर अटैक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि रोक पाएंगे रूस को। और अगर ये ऐसा करेंगे और अगर डैमेज हुआ रूस के अंदर तो फिर पुतिन और ज़्यादा बदला लेंगे, और जिसका नुकसान इनसे ज़्यादा, अगर जैसा उन्होंने कहा है वो एस्केलेशन मानेंगे तो ये जो है इनको यूरोप में भी इसका नुकसान होगा। बिल्कुल, किसी भी तरीके से वो करा सकते हैं। अभी इनका एक ये भी कहना है कि इसके जो इनके जो एयर डिफेंस है रूस का, उसको टारगेट किया जाए, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके अंदर घुस कैसे जाएंगे आप? इनके पहली बात तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके पावरफुल एयर डिफेंस है उसके, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पावरफुल है। उन्होंने तो हाँ, ये जरूर पड़ेगा कि रूस को अपने एयर डिफेंस पर और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, वो एक चीज़ ज़रूर पड़ेगी। अब उसमें एक जो बात आपने कहा कि उसको उन्होंने अपनी बदलाव किया है, बदलाव देखिए उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में उन्होंने अब जो चीज़ ऐड की है कि अगर कोई देश जो एक अटैक कर रहा है रूस के ऊपर, और वो उसमें और ग्रुप हैं, कुछ और भी देश हैं, हिंट तो उनका यही था कि जैसे नाटो है, अगर यूक्रेन के साथ मिलकर अटैक कर रहा है, अगर वो देश न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, तब अगर नुकसान होता है रूस का तो रूस न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेगा। दूसरा उसने ये भी कर दिया है, पहले होता था कि नॉन न्यूक्लियर जो देश हैं उन पर आप अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अटैक। अब उन्होंने बदलाव किया है कि नॉन न्यूक्लियर देश भी होंगे, जैसे यूक्रेन है, लेकिन अगर वो डैमेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उन पर जो है ये न्यूक्लियर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और रूस के उनकी पॉलिसी में भी था, हमने पिछले साल शुरू में भी दर्शकों को बताया था कि जो 9वीं पॉलिसी है, 9 इनकी है पॉलिसी, 9th ये है कि अगर पुश टू द वॉल, अगर मतलब लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो यूक्रेन जो है न्यूक्लियर ऑप्शन पर जा सकता है। बिल्कुल, तो ये जो चीज़ है उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि लार्ज कन्वेंशनल अटैक बाय नॉन न्यूक्लियर स्टेट। तो अगर कोई करता है, इतना बड़ा हमला करता है नॉन न्यूक्लियर, तो वहाँ भी जो है वो न्यूक्लियर उसके ऊपर अटैक सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बदलाव किया है। हालांकि आप देखिए G20 में अभी लारो भी थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने वहाँ भी कहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहेंगे कि बढ़ जाए। तो वो जो है उन्होंने वहाँ कहा जरूर है, लेकिन पॉलिसी बदलाव का तो मतलब यही है कि एक संदेश जा रहा है, हार्ड संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल उनका यही है कि भाई हम ऐसा
कर सकते हैं। और इससे पहले देखिए 2-3 बार उन्होंने अपने न्यूक्लियर फोर्सेज को अलर्ट पर किया था, न्यूक्लियर एक्सरसाइज भी की थी रूस ने पूरी, उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो भी कमांड पोस्ट थे सारी टेस्ट किया था उन्होंने, तो तैयारी उन्होंने पूरी कर रखी थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ कहें कि हर बार वो ऐसे ही बोलते ही जा रहे हैं, जो हमें अमेरिका ने और बाकियों ने कहा है कि रिटोरिक है, कि मतलब ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन तैयारी तो उन्होंने कर रखी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको हथियार एम्युनिशन ज़्यादा दे करके अमेरिका को एंगेज कर सकते हैं। आप ईरान ले लीजिए, हिजबुल्ला, हाउतीज़, इनको जो है ये हथियार और एम्युनिशन दे सकते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका एंगेज रहे। वही चीज़ जो है कई फ्रंट्स खुल जाएंगे अमेरिका के लिए भी। तो ये जो है मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, हालांकि ये अपने आप ही अपना नुकसान कराएंगे। और मेन जो चीज़ें हैं उसको लेकर के इनको चलना चाहिए था यूक्रेन को और जेलेंस्की को, कि अगर ऑलरेडी पुतिन बोल चुके हैं ट्रंप के इलेक्शन के बाद कि हम जो है नॉर्मलाइज करना चाहेंगे रिलेशंस अमेरिका के साथ, उस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए था कि कहीं ना कहीं टेबल पर बैठे हैं, बात करें। और अभी देखिए डर तो इस हो गया है ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में। आप देखिए स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये तो ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने लोगों को इन्होंने पैम्फलेट्स तक बांटे हैं। डेनमार्क वगैरह में देखिए, स्वीडन में 5 लाख से ज़्यादा पैम्फलेट उन्होंने बांटा है लोगों को, कि कैसे अगर कोई अटैक होता है, चाहे वो साइबर अटैक है, चाहे लड़ाई होती है, एक्चुअल लड़ाई होती है, नेचुरल डिजास्टर्स है, क्योंकि ये सारे फॉर्म हो गए हम लड़ाई के, तो कैसे अपने आप को रोकेंगे? क्योंकि उनको अब डर लग रहा है कि पुतिन हो सकता है इन सब चीज़ों का सहारा लें। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। जो आप बात कह रहे थे कि क्या कुछ और स्ट्रेटजी कर सकते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसमें वो जा सकते हैं। और ये सारे स्टेट जो हैं, फिनलैंड देखिए, फिनलैंड तो अभी मेंबर बना था और वो रूस के साथ अपने बॉर्डर पर 200 किलोमीटर की फेंस बना रहा है, जो कि वो वॉल एक तरह से बॉर्डर वॉल बना रहा है, जो 2026 में कंप्लीट होगी। तो ये डर ही है। हाँ बिल्कुल, तभी ये हो रहा है, जो पहले कभी होता नहीं था। तो ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक तरह से इनको ये सोचना पड़ेगा कि बजाय एस्केलेट करने के लिए नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। इससे जो है इनका ही नुकसान होगा, यूक्रेन का ही नुकसान होगा, और यूरोप का भी हो सकता है और हो रहा है। बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुतिन एग्रेसिव है पूरी तरीके से, यूक्रेन डिफेंस मोड पे है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, रोक रहा है कि आगे ना बढ़े रूस, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। जब पूरी दुनिया सो रही थी सर, तो भारत ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के जो पड़ोसी देश है ना, वहाँ पे एक तरीके से डर का माहौल बन गया है। और वो ये है कि भारत ने रातों रात हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं भारत जैसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, और जाहिर सी बात है कि भारत कहीं ना कहीं इससे भारत की ताकत बढ़ेगी। मतलब भारत की सुरक्षा के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है, भारत की ताकत किस तरीके से बढ़ने वाली है, और आखिर पड़ोसी इससे परेशान क्यों हैं? बिल्कुल अंकित, देखिए आपको याद होगा कि दुनिया में जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स आई थी तो बहुत बड़ा शोर मचा था कि ये जो है एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसका कोई काट नहीं होगा। और अभी तक 2 ही देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से डेवलप किया है। ये डेवलप जब मैं कहता हूँ, मतलब है कि उनकी टेस्टिंग बिल्कुल सफल रही है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक, और वो है रूस और चीन। रूस देखिए ऑलरेडी उसने डेवलप कर लिया है किंजल मिसाइल, किंजल उसकी जो है, जो अभी इस्तेमाल किया है उसने, वो ऑलरेडी इसमें यूक्रेन वार में उसने इस्तेमाल किया। चीन के पास है। और हम भारत की देखें, देखिए अमेरिका 20 साल से कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने 4 या 5 टेस्ट किए, लेकिन सारे लेटेस्ट तो उन्होंने 2022 में ही किया, लेकिन वो भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जो है कहा जा रहा है कि हाँ बहुत नज़दीक हैं, और वो जल्दी डेवलप क्या मतलब वो आखिरी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। अब हाइपरसोनिक है क्या, ये देखिए मिसाइल है जो कि 5 से लेके 25 गुना साउंड की स्पीड से
ध्वनि की जो स्पीड है साउंड स्पीड से 5 से 25 गुना तेज होती है। तो आप समझ लीजिए कि इतनी तेज होगी तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ पर है, कितनी स्पीड से जा रही है, और ट्रैक करना उसको मुश्किल हो जाएगा। और भारत देखिए, ऐसा नहीं कि भारत ने तुरंत कर लिया। भारत ने भी ये मैं भी बता दूं, 2 टाइप की होती है मिसाइल। एक स्क्रैम जेट होती है और एक जो है ग्लाइड टेक्नोलॉजी होती है, और दोनों रूस ने दोनों डेवलप किए हैं। स्क्रैम जेट इंजन्स जो हैं इतने आसान नहीं होते, और भारत ने स्क्रैम जेट इंजन्स डेवलप किया रूस की मदद से, इसमें कोई वो नहीं है ये। और ये समझिए 2009 में शुरू हुआ था। 2009 में शुरू हुआ। इनफैक्ट अगर आप पीछे जाएं तो 2007 में जब एपीजे अब्दुल कलाम ने ये ब्रह्मोस मिसाइल्स जब वो आर्मी को हैंडओवर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमको जो है इससे आगे बढ़ के और इसको हाइपरसोनिक स्टेज में जाना चाहिए। और तब से 2007 में उन्होंने हैंडओवर किया। 2009 में स्क्रैम जेट इंजन्स की रूस से ये बात हुई, और 2009 में बात हुई रूस से, और उसके बाद इस पर काम शुरू हो गया था। और इसमें अभी जो आप बात कर रहे थे, इसमें अगर देखा जाए तो जो भारत ने डेवलप किया है, अभी जो रेंज पाई है 1700 किलोमीटर की रेंज इसमें हुई है, जो कि बढ़ सकती है। इसमें टेक्नोलॉजी जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रूस तो 5000 किलोमीटर तक पहुंच गया है, तो ये चीज़ आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये मिसाइल कैपेबल है, हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी बीच में चेंज कर सकती है। कभी लो लेवल में, कि लो लेवल बाकी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी स्पेस में भी जाती है, फिर नीचे आके अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक जाती है। तो लोअर एल्टीट्यूड में भी जा सकती है, स्पेस में भी जा सकती है। तो इसलिए जो है ये डिटेक्ट नहीं हो पाती, और स्पीड इतनी तेज है कि इस पर कुछ कार्रवाई करना भी मुश्किल होता है। इसकी पाथ जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। बाकी जैसे आईसीबीएम्स बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मुझे पता है कि ऐसे जाएंगी, इसका प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये ऊपर नीचे अपने आप जो है, जो भी है फीड किया हुआ है, जिसको पता नहीं कर सकते, उसमें जा सकती है। और 5 फरवरी 24 को ये रिपोर्ट आई थी आईआईटी कानपुर से, एक्चुअली जहाँ पर कि टेस्ट हुआ था इसका, जो सक्सेसफुल टेस्टिंग हाइपरसोनिक जो वेलोसिटी वहाँ पर एक्सपेंशन यूनिट इस्टेब्लिश हुई थी आईआईटी कानपुर में, पहली इस्टेब्लिश हुई थी। और उसमें आया था कि एक वो बहुत बड़ा एक मेजर रिसर्च सेंटर बना था एरोस्पेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ जो है इसकी टेस्टिंग हुई थी, और तब जो लगा था कि हाँ अब पहुँच गए हैं करीब। तो फरवरी में जब ये मेजर चीज़ अचीव हो गई थी, उसके बाद अभी जो आपने देखा ये हुआ है। और मैं बताऊं आपको कि जैसे मैं बता रहा था आपको, 2009 में रूस से हुआ, 2016 में स्क्रैम जेट खास करके इंजन्स टेस्ट किए भारत ने 2 वहाँ पर। उसमें 2 में हुआ था कि एक जो है फेल हो गया था, एक उन्होंने बाद में फिर रिटेस्ट किया, जो कि ठीक हुआ था। 2019 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हुआ था, जो उन्होंने टेस्ट किया था, लेकिन 2019 वाला फेल हो गया था पूरा। उसको स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, लॉन्च अच्छा हुआ था, बस बाद में एंड पॉइंट पर वो फेल हो गया था। लेकिन 2020 में, मतलब वही कहने की बात है, भारत के साइंटिस्ट रुके नहीं, 2020 में दोबारा उन्होंने वही किया और वो लॉन्च पूरा सक्सेसफुल हुआ था। ये 2023 में तीसरा टेस्ट हुआ रेंज बढ़ाने के लिए, और रेंज और स्पीड बढ़ाने के लिए, और उसके बाद जो है उन्होंने लॉन्चर और टेक ऑफ पूरा सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन उस समय उन्होंने एंड पॉइंट का डेटा रिवील नहीं किया था कि एंड पॉइंट मतलब टारगेट पर कितना सक्सेसफुल हुआ, हिट किया कि नहीं। और 2024 में अभी जो आया है, जिसकी आप बात कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सक्सेस हुआ है ये लॉन्च, तो नो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत जो है उस कैटेगरी में पहुंच गया। आज की तारीख में देखा जाए तो अमेरिका भी पीछे है। हम ये कहेंगे कि तीसरा देश है जिसने कहा कि हम तो बिल्कुल पूरी तरह सक्सेसफुल हैं।
लेकिन जहाँ हम बात कर रहे थे रूस और चीन, देखिए रूस और चीन तो काफ़ी आगे चले गए हैं। उन्होंने जो है मिसाइल्स पहले डेवलप कर ली थी। 2021 में रूस ने तो अपने काफ़ी उन्नत किस्म का डेवलप कर लिया था, और उनकी स्पीड भी तकरीबन 20 मैक से ज़्यादा है। 20 मतलब अगर मैं कहूँ 20 गुना साउंड जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 20 गुना से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी फास्ट वो मिसाइल है। रेंज उसकी तकरीबन 5000 किलोमीटर तक है, और वो 1 मेगा टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, हम सिर्फ उसकी न्यूक्लियर वॉरहेड की बात कर सकते हैं। तो वो एक डेवलपमेंट उनके पास है। अभी जो है उनके पास एवेनग्राड है, किंजल है, जो ऑलरेडी किंजल तो उन्होंने जैसे मैंने कहा इस्तेमाल किया। जिरकॉन है, जिरकॉन भी हाइपरसोनिक है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है अभी 1-2 जगह पर यूक्रेन के खिलाफ। तो ये है इनके पास। उनके पास दोनों हैं, स्क्रैमजेट और ग्लाइड टेक्नोलॉजी वाले दोनों उन्होंने टेक्नोलॉजी उनके पास है। चीन का जहाँ तक सवाल है, चीन ने भी देखिए 2021-22 में अपना डेवलप कर लिया था। एग्जैक्ट तो कोई वो नहीं करता, बाद में ही उन्होंने बताया। और इनके पास उससे पहले 2019 में चीन ने 19 या 21 में उन्होंने एक अपनी इसी की टेस्टिंग के लिए उन्होंने ग्लाइड टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लाइड व्हीकल भेजा था स्पेस में, पूरे दुनिया को चक्कर लगाने के लिए। और वो पूरे दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ गया था, लेकिन अपना टारगेट उस समय मिस कर गया था 2021 में। बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने अपना डेवलप किया, और DF-17 है इनका, DF-41 है, जो कि बेसिकली ये हाइपरसोनिक ही है इनके पास। तो इस वजह से इनका मैं कहूँगा कि हाँ, चूँकि भारत ने बता दिया है तो नेचुरली। तीसरा है अमेरिका, डेवलप कर चुका है, तो मैं वो भी लूँगा कि 4 में, मतलब ये 4 का ग्रुप है। लेकिन ये यही नहीं है, सिर्फ 4 ही नहीं है, 3+1 ही नहीं है। देखिए अभी देखा जाए इस ग्रुप में ईरान ने भी, आपको याद होगा बीच में बोला कि वो भी टेस्ट कर रहे हैं हाइपरसोनिक। इन्होंने जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने भी बोला कि उसने हाइपरसोनिक टेस्ट कर रहा है। ब्राज़ील है, तो ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही वो कर रहा है, सारे उस ग्रुप में हैं। कितना जल्दी कर पाते हैं देखिए, इतना आसान नहीं है। 2009 से लेके और 2024 15 साल तो लग गए कॉन्सेप्ट से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में भारत को भी। और जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका भी 20 साल हो गए अमेरिका को। तो इसमें काफ़ी समय लगता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन असली चीज़ जो आपने कहा है कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, देखिए ये मिसाइल सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों विक्ट्री है। कि इसमें जो है ये एक एज देता है भारत को डिप्लोमेटिकली, कि हमारे पास हमने कर लिया है, हम कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मिलिटरली कि हाँ, हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इस पर वॉरहेड्स हर एक ले जा सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। और जो हाई कैपेबिलिटी, जो 3 मतलब 4-5 ही देश हैं दुनिया के, उसमें भारत अब पहुंच गया है इस मामले में। स्पेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए या मिसाइल टेक्नोलॉजी में लीजिए। एक ये बहुत बड़ा डेटरेंस होगा रोकने के लिए भारत और उसके चीन और पाकिस्तान के लिए, कि तुम छोटा हो करोगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम इस तरह कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और पाकिस्तान और चीन, जैसे आपने कहा है, जरूर खलबली मची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि ये चीज़ें देख करके ही चीन को लग रहा है कि भारत के साथ आना चाहिए। दुश्मनी से ज़्यादा अच्छा है कि दोस्ती के राह पे चलो। और कहा यह जा रहा है कि जो हमारा मॉडल है, जो नेचुरली स्क्रैमजेट हमने रूस से अगर ले करके बनाया है यहाँ पर, और इंडिजिनस एक तरह से है, तो ये भी उनके जो जिरकॉन या जो हम अभी बात कर रहे थे रूस की मिसाइलों का, उनके ऊपर ये हो सकता है कि हम जो है जिरकॉन के ऊपर मॉडल किए हुए हों। और तीनों प्लेटफॉर्म, भारत ने ये भी कहा है कि तीनों प्लेटफॉर्म से, लैंड, ज़मीन, हवा, एयर, और हम शिप्स, नेवल, तीनों हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि लैंड से तो हम चीन के मतलब अंदर पहुंच ही सकते हैं, 1000-1500 जो भी किलोमीटर हैं, और जब भी रेंज बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि नेवल वर्जन से हम बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, पूरी इंडियन ओशन से लेकर के, मेडिटेरियन से लेकर के इंडो पैसिफिक तक। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़, इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़,
सबसे बड़ी कैपेबिलिटी हासिल हो गई है कि हम खुद इनोवेट करके, खुद जो है सीख करके खुद डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एक तो ये हाइपरसोनिक है, इसका मतलब ये भी नेक्स्ट जनरेशन है हाइपरसोनिक। तो और भी जितने हैं, चाहे एयरक्राफ्ट है, चाहे गन्स हैं, चाहे बाकी चीज़ों में भी, साइबर से लेके स्पेस में हम और आगे जा सकते हैं। और जो आगे वाले मिलिट्री चैलेंजेज आने वाले हैं दुनिया में, उनको हम बखूबी उनके खिलाफ अपने हम मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आत्मनिर्भरता की तरफ। बिल्कुल। तीसरी जो एक और चीज़ है कि रीजनल और ग्लोबल पावर में भारत आगे तो आ ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, यूरोप को कुछ भी हो, उनको नाटो संगठन बनाना पड़ा एक रीजनल या ग्लोबल पावर बनने के लिए। भारत कोई संगठन नहीं बनाया है, खुद ही उस राह पर है और उतना आगे बढ़ चुका है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, पड़ेगा भी इससे। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। ज़रूर ये बेचैनी और चिंता का विषय है, खास करके जो मेन हमारे दोनों नेबर्स हैं, पाकिस्तान और चीन, और दुनिया के और भी देश, उनके लिए अच्छा है ग्लोबल साउथ, जो भारत की तरफ देखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि भारत उनको मदद कर सकता है जब जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। अब सर हम इजराइल की ओर बढ़ते हैं। ये भी युद्ध लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। बिल्कुल। शुरू हुआ था इजराइल और कहीं ना कहीं गाज़ा पट्टी जो हमास थी उनके बीच में, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लेबनान एंड इजराइल लेबनान हो गया, फिर कभी लगा कि इजराइल ईरान हो गया। तो ये युद्ध जो है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें टारगेट इजराइल ने समय समय पर बदला है और सामने से समय समय पर कहीं ना कहीं जो वार करने वाले लोग हैं वो भी चेंज हुए हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से वर्तमान में ये परिस्थितियां हैं कि हुती भी इजराइल पर अब ड्रोन से हमले कर रहा है, हुती से तो इनडायरेक्ट वे में लगातार लड़ाई जारी थी। बिल्कुल। लेकिन अब वो सामने आ गया है, वो भी सामने आ गया है, अब वो भी ड्रोन से अटैक कर रहा है। ऐसे में ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है? ट्रंप सरकार के आने के बाद से इस युद्ध पर कितना प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले तो यही था कि इजराइल हमास का था, लेकिन नेतन्याहू एक एम लेके चल रहे थे कि वो इजराइल के दुश्मनों का समूल नष्ट करेंगे उनको। कि हमास का तो था ही कि हमास को ख़त्म करना ही करेंगे हर हालत में, और वो उस मिशन से वो डिगे नहीं है। भले यूरोप के कुछ देश या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर प्रेशर डालता रहा, लेकिन वहाँ से वो डिगे नहीं। और आप देखिए कितने जो प्रपोजल आए, पीस प्रपोजल, इन्होंने कहा ये अपनी शर्त पर मानेंगे या नहीं तो नहीं मानेंगे, वही हुआ। जहाँ तक ये भी बात सही है जो हम लोग दर्शकों को बताते भी रहे हैं कि वॉर जो है, लड़ाई पहले हमास के ऊपर टारगेटेड थी, बाद में लेबनान, सीरिया और ईरान के में भी हो गई। लेबनान में हिजबुल्लाह की वजह से, सीरिया में हौतीज़ की वजह से, और ईरान ऑफ कोर्स ईरान अपना प्रभुत्व जो बनाए रखना चाहता था कि वो मददगार है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, इजराइल को ऊपर, वो इजराइल का ही खात्मा करना चाहता था। तो पूरी लड़ाई में इजराइल तो अपने आप को अपना एम लेके चला, उसका तो कुछ नहीं हुआ। इनका ज़रूर नुकसान बहुत हुआ। आप देखिए हमास की पूरी लीडरशिप गई, हमास का 80% गाज़ा पूरा जो है ज़मींदरोज हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमास का उतना टारगेट नहीं आ रहा है जितना हिजबुल्लाह का आ रहा है, क्योंकि अब लग रहा है इन्होंने देख लिया कि हमास को तो पूरी लीडरशिप गई, सबका उन्होंने खात्मा कर दिया, कुछ ही बच गए और जिनको जगह देंगे नहीं है। ऑलरेडी बोल दिया नेतन्याहू ने कि कोई रोल नहीं रहेगा हमास का लड़ाई के बाद का कि गाज़ा में। हिजबुल्लाह का उन्होंने भी टारगेट किया, बिकॉज हिजबुल्लाह ने कहा कि हम बदला लेंगे। अब उन्होंने हिजबुल्लाह को भी डिस्ट्रॉय करने का रख लिया है, उसको भी नष्ट करने का, और हो रहा है यही। पूरा उन्होंने लैंड अटैक भी कर दिया है सदर्न लेबनान में, और वो 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया था, तो आगे उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। और तीसरा जो है, आप देखिए गाज़ा में भी 2-3 पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान डाले हैं, जो बुरेज और नुसरत का एरिया है। और त्रासदी तो यही है बिल्कुल कि मानवीय त्रासदी इतनी बन गई है कि जब हमने पहले भी कहा था कि यहाँ तो ये लग रहा है कि भूखमरी, हंगर भी एक वेपन हो गया है वहाँ पर। इस हिसाब से जो हालत है, लोगों के पास एड पहुँच नहीं रहा है। 45,000 से ज़्यादा मारे गए, 1 लाख से ज़्यादा
घायल हैं, और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। अभी जब ये 80% जो ये वहाँ डिस्ट्रॉय हुआ है स्ट्रक्चर्स, उनमें से तो लाशें निकली नहीं, पता ही नहीं है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा है। अनऑफिशियल फिगर्स तो कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख लोग मारे गए हैं, 2 लाख के आसपास। तो ये सब जो है बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन इजराइल का हिजबुल्लाह की तरफ है। देखिए बेरूत में अभी उन्होंने 2 दिन पहले अटैक किया था, काफ़ी उन्होंने नुकसान वहाँ पर किया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने बीच में उन्होंने काफ़ी रॉकेट्स लेकर के अटैक कर रहे थे इनके ऊपर। इन्होंने हाइफा में नुकसान किया था, तेल अवीव के पास भी पहुँच गए थे। तो ऐसी जो अटैक्स पर नेचुरली बदला तो लेना ही था नेतन्याहू ने। हूथीज का जहाँ तक सवाल है, देखिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की डैमेज करने की, उन्होंने भी कुछ ड्रोन्स और वो भेजे वहाँ मिसाइल, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल पाए और उनका भी नुकसान हुआ है। उनके भी काफ़ी कैडर्स मारे गए। बीच में देखिए पिछले महीने अमेरिका ने ही 6 ठिकानों पर सीरिया में हूथीज के और जहाँ ईरान समर्थित थे वहाँ पर उन्होंने टारगेट किया था। तो इजराइल जो है एक तरह से कहें तो रिलेंटलेस अटैक किए जा रहा है एयर और अपने आर्टिलरी से इनके ऊपर। और जहाँ तक हमास का सवाल है, वो तो हमने कहा वो तो हर तरफ से एक तरह से गायब ही है। अभी देखिए कतर ने भी जो आप कह रहे थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने पर, कतर ने ऑलरेडी इनको बोल दिया हमास को बाहर जाने के लिए, कि अपने जो इतने सालों से वहाँ पर ऑफिस था, हमास का पूरा हेडक्वार्टर वहीं था, इस्माइल हानिये से लेके बाकी सब उधर ही जाते आते रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, वो सारे जो है इन्होंने बोल दिया जाने के लिए। ऑफिस बंद हो गया है, शिफ्ट नहीं हुआ है, बंद हो गया। वो कहे जा रहा है कि शायद ये लोग अभी टर्की गए हैं। तो और कतर तो माना जा रहा था कि कतर पूरी मैक्सिमम फंडिंग वहाँ जो है ऐसे ग्रुप्स के वजह से है। तो उस पर जो है उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आते ही पहला ही उनके ऊपर ये लगा, उन्होंने ये किया, क्योंकि ट्रंप को तो रिजल्ट चाहिए था। इतने सालों से, इतने महीनों से नेगोशिएशंस बोले जा रहे हो, पैसे लिए जा रहे हो, सब कुछ है और हो कुछ नहीं रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा नुकसान है हमास के लिए। और जो इजराइल, जैसे मैंने कहा, गाजा में तो बढ़ता ही जा रहा है, अब लेबनान में भी इतना आगे अगर बढ़ गया तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पर। और सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो लेबनान की आर्मी है वो तो कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है हिजबुल्लाह को। और ईरान पर अभी देखिए 2 दिन पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन और 2 और यूरोप के देशों ने सैंक्शंस लगा रखे थे इनकी शिपिंग पर, खास करके 2 जो इनके बंदरगाह हैं मेन, और इनकी जो शिपिंग कंपनी है, ऑफिशियल शिपिंग कंपनी, उस पर भी इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये तो शाहिद ड्रोन्स और बाकी जो वो हैं वेपन्स, हथियार रूस में शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। मतलब नुकसान तो उसको हो रहा है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है तो और ज़्यादा उससे नुकसान होगा। तो ये जो है मतलब उन्होंने बड़ा साफ इन्होंने कह दिया है कि जो भी ये 2 बंदरगाह हैं और भी जितनी चीज़ें होंगी इनसे कनेक्टेड, उन पर जो है वो सैंक्शंस लगाए हैं। तो इसलिए जो है इनकी IRISL जो है कंपनी है ईरान की शिपिंग कंपनी, वो तो एक तरह से बिल्कुल बैठ जाएगी। और एरियल अटैक जो है ये तो करते ही जा रहे हैं इन्होंने। नेतन्याहू देखिए आज खुलासा किया है, कल बड़े साफ शब्द उन्होंने कहा कि उनके जो अटैक्स थे, उन्होंने ईरान के एक जो न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने नहीं बताया कौन सा क्या है, बट पता है, और काफ़ी नुकसान पहुंचाया वहाँ पर। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और यह भी कहा कि इन्होंने रूस से 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ली थी, उनमें से 3 को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप समझिए कि ईरान की कैपेबिलिटी उन्होंने कितनी ज़्यादा नष्ट कर दी हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं जिसमें कि कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर पा रहा है। अब देखिए लेबनान की गवर्नमेंट कह रही है कि वो तो चाहते हैं, एक पीस प्रपोजल उन्होंने वर्कआउट किया है अमेरिका के साथ, जिस पर वो एक्ट करना चाहते हैं कि भाई हम जो है चाहते हैं कि शांति हो। बस सबसे बड़ी चीज़ है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल कैसे करेंगे। दूसरा G20 जो ब्राज़ील में था, वहाँ भी देखिए डिक्लेरेशन में आया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए गाजा और लेबनान दोनों में, तो उसको भी लेके चल रहे हैं। और एक US डिप्लोमेट अभी गए थे लेबनान में,
सीज फायर डील को लेकर के कि उस पर बात आगे बढ़े। हालांकि गाजा में तो नेतन्याहू ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमास का कोई रोल नहीं रहेगा। बिल्कुल, एक तरह से ये कहा जाए कि फिलिस्तीनियंस का रोल नहीं होगा, ये कहेंगे वो। हो सकता है अपने जो समर्थित ग्रुप हैं उनको लेकर के थ्योरी कम से कम खत्म हो गई। वो तो खत्म हो गई। 2 नेशन थ्योरी तो पहले ही नहीं मान रहे थे, अब ये मानेंगे, तो वो तो देखा जाए तो खत्म ही हो गई। ट्रम्प की जहाँ तक आपने बात की, देखिए उनके जो नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने बड़ा साफ कर दिया, उनसे सब कुछ पूछा गया, यहाँ तक पूछा गया कितने औरतें बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि सब हमास की वजह से, हमास से पूछिए। तो वो तो प्रो इजराइल लेके चल रहे हैं, तो ये मैसेज भी बड़ा साफ चला गया है। और जहाँ तक लेबनान की बात है, लेबनान में ही उन्होंने उनकी गवर्नमेंट तो आगे बढ़ी रही है। हिजबुल्लाह भी शायद अब एग्री कर गया है गवर्नमेंट के साथ साथ सीज फायर के लिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जो है डिटेल्स तो नहीं आए हैं अभी एग्जैक्ट क्या आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1071 वो था 1701 रेजोल्यूशन था, एक 2006 की जो लड़ाई हुई थी लेबनान और इजराइल के बीच में, वहाँ पर ये प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उस प्रस्ताव के जो 4-5 मेन पॉइंट थे, उसमें एक था कि सीज फायर में इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो लेबनान में घुस गई थी वो वापस आ जाएं, तो वो हो गया था, लेबनान से वापस आ गई थी। कहा यह भी जा रहा था कि वो जो एरिया है बीच का जहाँ पर ये पहले रिग्रुप होके और इजराइल को नुकसान पहुँचाते थे, वो यूनाइटेड नेशंस जो फोर्स है इन लेबनान वो मैन करेगी। और वो भी हुआ, पूरा नहीं हुआ बट हुआ, वो भी इवन फिल वहाँ पर है, मिशंस हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के। उसमें एक ये भी हुआ था कि हिजबुल्लाह को पूरा डिसआर्म कर दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। हिजबुल्लाह बढ़ता ही गया, उसने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ गया है उनकी आर्मी से, और उनकी आर्मी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का भी प्रपोजल इसमें है। और डीमिलिटराइज एरिया हो इजराइल और इनके बीच में, जिसको कि उसको वहाँ पर कोई नहीं रहे, थर्ड फोर्स उसको मैन करे, और जिससे कि वहाँ से कोई डर नहीं हो, इजराइल के ऊपर कुछ एक्शन हो पाए। तो ऐसे कुछ प्रपोजल हैं लेबनान से भी, जो लेबनान भी चाहता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 10 लाख से ज़्यादा लोग निकल गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं। तो शायद ये चीज़ आगे अगर बढ़े, और हो सकता है जो बाइडेन चाहें कि जाने से 2 महीने जो हैं उसमें कर लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ट्रंप में इन जो पार्टीज़ हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स करेंगे उनको कि तुम टेबल पर आ पाओ और इसको लड़ाई को रोको। बिल्कुल। हम लोग भारतीय सेना की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो मिसाइल परीक्षण हुआ उससे ताकत उसकी बढ़ी है, लेकिन सर हाल में हमने देखा है कि कैसे पूर्वी प्रहार युद्ध का अभ्यास भी भारतीय सेना ने किया है। तो ये क्यों ज़रूरी था, इससे असर भारतीय सेना पर क्या कुछ पड़ने वाला है और इसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए अंकित, इसमें नाम देखिए, इसका नाम ही था पूर्वी प्रहार। और ये और मतलब तीनों सेनाओं का आजकल तो एकीकरण का मामला है, थिएटर कमांड्स का और एकीकृत सेना का मामला है एक साथ। तो इसमें तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। अरुणाचल में ये एक्सरसाइज की गई जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की टीम्स वहाँ पर रही हैं। और इसमें जिसमें कहा गया है बेसिकली कि सैन्य कौशल और सैन्य क्षमता, इन चीज़ों को जो है इनका प्रदर्शन किया गया। और इसमें 9 दिन 10 नवंबर से 18 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चली। और बेसिकली देखिए पूर्वी प्रहार था तो फोकस तो ईस्ट में ही था, और ईस्ट में आप समझ सकते हैं कि फोकस किसके ऊपर था। कहा यह जा रहा है कि भाई चीन के साथ दोस्ती का हाथ चीन बढ़ा रहा है, चीन सामान्य कर रहा है स्थिति। तो भारत की जो सेना है देखिए वो बहुत क्लियर है, क्लियर मैंडेट है और अपने एम में बहुत स्पष्ट है कि वो चीन को हम देख चुके हैं 1962 से लेकर के अभी तक। और चीन जब ऐसा कुछ करता है तो हमको और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि आगे वो अगला कदम क्या करेगा। इसलिए भारतीय सेना कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहती, और इसी वजह से ये तीनों सेनाओं की हुई, जिसमें कि उसमें
अरुणाचल और कुछ असम का वो एरिया पूरा लिया गया। और ये देखिए पहली एक्सरसाइज है लाइन ऑफ कंट्रोल की जो बातचीत हुई है, जिसको आप कह रहे थे कि उसमें और बाकी जगह भी ये बात बोली जा रही है कि जब नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो यह कैसे क्यों हो रहा है, और नॉर्मलाइज होने के बाद ही एक्सरसाइज हुई है जो एग्रीमेंट यहाँ तक हो गया कि विड्रॉ भी करेंगे 2020 की जो हमारी सिचुएशन थी फरवरी की, उससे पहले वाली सिचुएशन में। और उसके बाद और इसमें देखिए इन्फेंट्री, आर्टिलरी, जो अभी हमने जो नई गन्स ली हैं FS-777 अमेरिका से, वो गन्स आई हैं जो लाइट जो गन्स हैं, जो कि उनको बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बहुत घातक उसके हथियार हैं वहाँ पर, वो भी उसमें गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वो भी साथ में थे। P-81 जो अभी आया है नेवी के पास, ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स, अपाचे भी उसमें शामिल थे। नेवी के जो मेरीन कमांडोज थे वो भी शामिल थे। जो ये आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर जितने पगांगजो और बाकी लेक की हम बात करते हैं कि वहाँ ऑपरेशंस के लिए जो देखा गया, अभी तो इस बार तो आर्मी अकेली थी, अब इसलिए सारा मिल करके ऑपरेशन हुआ है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो मिल करके कैसे कर सकते हैं। उसमें कैसे का मतलब ये नहीं है, कैसे का मतलब ये भी था कि कितनी जल्दी मोबिलाइज करके, और मैं एक तरह से ये कहूँगा कि कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी ले लीजिए कि हम तुरंत उठ के जाना हुआ हम कैसे कर सकते हैं, वो तैयारी। तो काफ़ी तैयारी उसमें की गई थी। उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, रुद्रा, प्रचंड, ये हेलीकॉप्टर जो हैं हमारे, उनका भी इस्तेमाल किया गया। तो जो भी लेटेस्ट हमारे वेपन्स थे जो वहाँ चाहिए, उनका इस्तेमाल किया गया वहाँ पर। और जॉइंटनेस जो है, जॉइंटनेस मेन था कि एक साथ तीनों सेनाएं मिलके एक कमांड के अंदर कैसे काम करें। जैसे मैंने कहा कि थिएटर कमांड की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, मोबिलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कमांड कंट्रोल, टारगेटिंग, इंटेलिजेंस, हर एक चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थीं। और सबसे जो मेन इशू था वो था रैपिड रिएक्शन टाइम, मतलब रिएक्शन टाइम बिल्कुल कम किया गया कि कहाँ कोल्ड स्टार्ट तो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट रेकी करना, उसमें डिस्ट्रक्शन, उसका प्रिसीजन टारगेटिंग, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की गई हैं। अपनी स्ट्राइक की एबिलिटी जो क्षमता है उसको भी आंका गया। और इसमें EW इन्वायरमेंट, साइबर जो हम बात कर रहे हैं उसको, इन्वायरमेंट को भी लिया गया। और इसमें सिविल मिलिट्री भी फ्यूजन, बिकॉज देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ऑपरेशंस में, तो वो भी चीज़ प्रैक्टिस की गई। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर वॉर जो वहाँ हो सकती है, जो सिचुएशन हो सकती है, मैं लड़ाई की तो बात नहीं कहूँगा कि फुल से लड़ाई होगी, बट वैसी सिचुएशन तो देखी गई थी, वो सिचुएशन अगर होती है या उससे और ज़्यादा भी होती है, उसकी जो है पूरी तैयारी और इस क्षमता को आंका गया है, उसकी तैयारी की गई है। उसमें से जो लेसन्स आए होंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा। और ये देखिए अगेन वही बात आ गई जो पहले आप पहले प्रश्न में हाइपरसोनिक मिसाइल वाले में कह रहे थे कि टेंशन तो ज़रूर बढ़ा होगा चीन का, और बढ़ा है ये देख करके कि हम तो बात कर रहे हैं फोर्स विड्रॉल की, और यहाँ पर ये अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी तो अपनी एक्सरसाइज तो किया ही है। हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या चीन तो अभी कह रहा है कि 2020 वाली पोजीशन पर जाने का, लेकिन जो उन्होंने क्षमता बढ़ा रखी है अपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रखा है, वहाँ विलेजेस बढ़ा दिए, वहाँ मिलिट्री कैंट्स बना दिए, मिलिट्री डिपो जो स्टोर्स बना दिए हैं, इन्होंने जो एयर स्ट्रिप्स बना दिए, क्या उसको बंद करेगा? तो भारत कैसे फिर रुक सकता है? तो ये भी चीज़ है जो देखने वाली, और उनको ये उन्होंने देख लिया होगा कि रेडीनेस जो भारत दिखा रहा है, तैयारी हर एक जगह पर, कि वो दोस्ती का भी, दोस्ती की तरफ भी देख रहा है, वहाँ के लिए भी तैयार है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए भी तैयार है। और ये जो मेन जो डिफेंस पोस्चर वाली बात है उसको भी लेकर के है कि हम पीछे तो जरूर आ सकते हैं, अगर वो पीछे जाता है उन पोजीशंस पर, आगे आते हैं तो हम भी तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन डिफेंस पोस्चर हम अपना कम नहीं करेंगे कि उससे ये नहीं फ़र्क पड़े कि हम जो है अगर ऐसी चीज़ आ जाए तो पहले आकर के कहीं वो बैठ जाएं और हम जो है उसमें लेट हो जाएं, रिएक्शन हमारा लेट हो जाए।
तो ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए, और वो ज़रूर उन्होंने किया। और इससे एक चीज़ तो ज़रूर साबित हो गई कि अगर वहाँ हम ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसी तैयारियाँ अपनी कर रहे हैं, इसका मतलब भारत हर तरह से अपने आप को अब जो है किसी भी तरह की सिक्योरिटी चैलेंज के लिए तैयार कर रहा है, कर लिया है रात, बाकी तो चलता ही रहेगा। हाइपरसोनिक में मैंने कहा आप इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हैं, अगर पनिशमेंट देनी हुई तो। अगर वो कोई इतनी दूरी से हमको नुकसान करेगा तो भारत भी करेगा ही, छोड़ेगा नहीं। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये वाली देखिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से जो लेसन्स आएंगे उनको लेकर के आगे भी ऐसी चीज़ें होंगी, और हमसे ज़्यादा मुझे लग रहा है ये लेसन चीन के पास जाएगा कि भारत अपनी इस तरह की तैयारी किया है जो पहले नहीं हुआ था, इस तरह का तीनों सेनाओं को मिल करके। तो एक बहुत बड़ी और अच्छी पहल है जो सेना कर रही है और सेना करती रहेगी। बिल्कुल। तो आज के शौर्य पथ में हमने जाना कि किस तरीके से यूक्रेन की ओर से जो रूस पे अटैक की कोशिश हुई है, उसके बाद रूस आगे की क्या कार्रवाई कर सकता है, किस तरीके से पुतिन का जो फोकस है वो लगातार कायम है, वो इधर उधर भटक नहीं रहा है। इस पर सर ने विस्तार से बताया। साथ ही साथ सर ने बताया कि किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र में जो अभ्यास हुआ है उसके माध्यम से बढ़ी है, या फिर जो मिसाइल हाइपरसोनिक टेस्ट किया गया है उसकी वजह से बढ़ी है। साथ ही साथ नेतन्याहू पर भी हमने बात किया कि इजराइल आगे क्या कर सकता है, लेबनान कहाँ पर पिछड़ रहा है, ईरान के लिए मुश्किलें कहाँ आ रही है, और साथ ही साथ हुती और हिजबुल्लाह जैसे संगठन किस तरीके से इजराइल के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए सर आप आए, इतनी सारी आपने बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।